सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा मॉडर्न नेशनल हिस्ट्री का। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, उसको भी हम कवर अप करेंगे। इसमें इस सीरीज़ का मेन टॉपिक स्टार्ट करने का मेरा मोटिव ये है कि आपका जो रिवीजन पर्पस है वो कंप्लीट हो जाए। कि मैं बता दूँ आपको, बीपीएससी के अराउंड 68th बीपीएससी से लेकर के 39th बीपीएससी तक इसमें एक कॉमन फैक्टर ये है कि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। टॉपिक सेम रहेगा, बस खाली ऑप्शंस में चेंज कर करके क्वेश्चन जनरेट होते हैं यहाँ पर। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आपको आज पढ़ाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन डेप्थ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following were the social reforms introduced by the William Bentinck? तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल थे बंगाल रीजन के फ्रॉम 1828 टू 1833, तो उन्होंने कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ये। सो फर्स्ट इज एबोलिशन ऑफ सती, सेकंड इज एबोलिशन ऑफ स्लैवरी, थर्ड इज रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज टू चेंज रिलीजन, एंड फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ ठग्स। तो चार स्टेटमेंट है, यहाँ ऑप्शंस आपके पास हैं। कौन से ऑप्शंस में करेक्ट हैं? ए 1 and 2 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये बताना है कि हाँ इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो जानते हैं कि यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज़ टू चेंज रिलीजन, ये आया हुआ कहीं पर भी, लेकिन मुझे जितना पता है कि विलियम बेंटिक के अंदर में नहीं आया था। अगर मैं सोचूंगा नहीं भी आता मुझे, तो मैं इसको सबसे पहले हटाता 3 को। तो 3 कहाँ कहाँ हटेगा? 3 आपका हट जाएगा यहाँ से और यहाँ से, मतलब मेरे पास बचने हैं अब ए एंड सी। तो हम आगे पढ़ते हैं अब। सो एबोलिशन ऑफ सती। सो एबोलिशन ऑफ सती क्या था कि विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय in the year 1829 he abolished the sati pratha, which was a cruel activities among the Hindus people, where the alive women used to burn themselves along with the, you can say, cremations of her husbands. So these are the things which has maintained, you can say, such a superstitious ways of living of the widows. So that was the main reason for the abolition of sati. So it was against, there were social reforms by Raja Ram Mohan Roy for the women who were just getting widows. So abolition of sati तो हुआ था आपको विलियम बेंटिक के अंदर में। नेक्स्ट एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब देखो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी क्या है कि अराउंड 1833 जो चार्टर एक्ट आता है हमारा, तो चार्टर एक्ट के अंदर में मेंशन ये रहता है कि हाँ स्लेवरी का प्रॉपर कह सकते हैं कि स्लेवरी मतलब एबोलिशन का एक वो प्रॉपर मेंशन है यहाँ पर। बट रियलिटी क्या होती है, 1843 तक ये पूरी तरीके से आपको इंडिया से एबोलिश होती है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द विलियम बेंटिक, मतलब 1833 के चार्टर एक्ट में है, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं विलियम बेंटिक के अंडर में ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ होगा। ठीक है, तो इसका 2 भी सही है। लास्ट, सेपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड थग्स। सो होता क्या है कि अराउंड एरियाज़ लाइक हैदराबाद, अवध, राजपुताना एरियाज़ एंड बुंदेलखंड जैसे एरियाज़ में क्या होता है कि जो इनोसेंट ट्रैवलर्स थे, आपको फिर सप्लायर्स थे, उनके साथ क्या होता है कि उनके साथ में रॉबिंग एंड ठग्स वगैरह होते, डकैती वगैरह होती है उनके साथ में। तो इसी में क्या हुआ कि अराउंड 1830s में विलियम बेंटिक लॉन्च्ड ए कैंपेन अगेंस्ट द गैंग्स ऑफ ठग्स एंड सप्रेस्ड देम। तो ये बेसिकली 7 साल चला पूरी तरीके से। जो हमारे बैंड्स ऑफ ठग्स थे उस एरियाज़ में, उनको पूरी तरीके से अरेस्ट करने में और सप्रेस करने में। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया था? कर्नल स्लीमन। ये नाम आप याद रखें, इसमें क्वेश्चन पहले भी पीएससी पूछ रखा है। ये तो आपको दिख रहा है सामने यहाँ विलियम बेंटिक है, बट कर्नल स्लीमन पर भी आपको एक अलग से क्वेश्चन आ रखा है कि हु वेयर द ऑफिसर्स हु सप्रेस्ड द बैंड्स ऑफ ठग्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। सो ये आपको कर्नल स्लीमन याद भी रखना है। बाकी ये इससे ज़्यादा आपको विलियम बेंटिक में नहीं क्वेश्चन आ सकता है।
विलियम बेंटिक के क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स थे ये आप पूछे जाएंगे, प्लस ऑफिसर्स जो उनके अंडर में रिलेटेड काम कर रहे थे, जिसने उनके जो सोशल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया, वो चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सिंध वाज कंकर्ड एंड अनेक्स्ड बाय। तो देखो इसका आंसर तो ये है चार्ल्स नैपियर। सो इन द ईयर ऑफ 1843, अब 1843 क्या है, आपको 1838 से लेकर के 1842 तक अफ़गानिस्तान वॉर होता है यहाँ पर। तो आपको ये कैंपेन चार्ल्स नैपियर हैं, वो इसी कैंपेन में रहते भी हैं अफ़गानिस्तान के वॉर में। वहाँ से आने के बाद में 1843 में ही मर्ज्ड द सिंध रीजन इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। तो आपको ये याद रखना है, अंडर द जनरलशिप ऑफ चार्ल्स नैपियर ही मर्ज्ड द सिंध विद द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। सो अब याद करते हैं कि 1842 में वॉइसरॉय कौन थे, उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे। सो लॉर्ड एलन बोरो वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो इसकी पीछे स्टोरी ये है कि जो द अमीर्स ऑफ सिंध वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्सेस। अमीर क्या थे यहाँ पर, सिंध के प्रॉपर सकते हैं कि एक देख रेख करने वाले वहाँ के रूलर्स थे। एंड द वर्सेस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द अफगानिस्तान। सो एलन बोरो सेंट फर्स्ट टाइम द आउटराम, देन आफ्टर दैट सिंध टू साइन ए न्यू ट्रीटी विद आमिर्स, and under which Amir had to cede important provinces of Sindh as a price of their past crimes. And then after all we are just confirming that अगर ब्रिटिश ये चाहते थे तो वो इंटरवेन करते थे उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन अमीर ने इसका विरोध किया। एंड आफ्टर ऑल क्या होता है कि अराउंड 1843 में अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ एलन बोरो द चार्ल्स नैपियर ऑक्यूपाई द सिंध रीजन फ्रॉम अमीर्स। दिस इज द मेन रीजन्स दैट चार्ल्स नैपियर, ड्यू टू सम disalignment by the Amirs throughout the British Empire, so that the Ellen Borough and the Charles Napier decided to conquer and capture the Sindh areas from Amirs. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया। सो देखो वी आल्सो नो दैट 2011 द लास्ट सेंसस विच वाज हेल्ड इन इंडिया and it was 15th census. So till now we have conducted 15 census in India. The first was in 1872. You have to just learn about who was the, you can say, viceroy at that time. So Lord Mayo was the viceroy who conducted the first census during 1872. That is the only thing you have to remember about the first census introduced in India. तो देखो यहाँ क्या क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेंसस कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो 1872, आपको बता दूँ 2011 जो है ये लास्ट सेंसस हमारे इस देश में हुआ था। अभी तक होता क्या है कि हर 10 साल पर सेंसस होता है इंडिया में, बट अभी तक ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना पैंडमिक ये लॉकडाउन जो सेंसस था उसकी जो ये प्रॉपर कर सकते हैं कि पूरे देश भर में करते हैं ना, जो म्यूनसिपल्स लोग होते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, वो सेंसस को चलाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द रिकॉर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशंस कि व्हाट आर द पॉपुलेशन डूइंग एंड व्हाट आर द मिनिमम वेजेस, इसमें सब चीज़ें लिखी रहती हैं। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश की डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 2011 है जो लास्ट सेंसस हुआ है हमारे देश में, वो कि जो कि 15वां सेंसस है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि फर्स्ट सेंसस जो ब्रिटिश इंडिया में कब हुआ था, तो आपको 1872 हुआ था। उस टाइम के वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड मायो थे। तो इतना आपको याद रखना है रिगार्डिंग द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, on which date Sukhdev, Bhagat Singh and Rajguru were hanged? Rajguru. So one of the freedom fighters, one of the revolutionaries activities done by the Sukhdev, Bhagat Singh, Rajguru, many of them like parliament bomb attack, parliamentary bomb attacks, then Saunders, Inspector Saunders killing, and some more like conspiracies. So these are the reasons why that the Sukhdev, Bhagat Singh and Rajguru were immediately hanged by the British Empire, because they were knowing that these revolutionaries are getting more and powerful day by day because of the support and encouragement by their himself. Sukhdev, Bhagat Singh and Rajguru were hanged on 23rd March 1931. So you have to remember this date, 23rd March 1931. Okay. So why was they in jail? The main reason was sedition.
एंड वेयर दे वर हैंग्ड एट लाहौर सेंट्रल जेल. ओके, so that is all about these questions. And then there comes the next question is, okay, इसको बता दूं मैं आपको कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु क्यों हैंग हुए थे और किस दिन को हैंग हुए थे. तो 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको तीनों को फांसी सजा दी गई थी. अब देखो, भगत सिंह, राजगुरु जो और सुखदेव हैं, इन पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे. पहला इन पर पार्लियामेंट्री पर भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था पार्लियामेंट में. इसके अलावा सॉन्डर्स, इंस्पेक्टर सॉन्डर्स को किल भी किया था इन्होंने. और सेडिशंस की भी चार्ज है, पर इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी के भी चार्ज थे. बट इन 1931 जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था, तब जो इरविन ने बोला कि नहीं, मतलब इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को हम ये सज़ा माफ़ नहीं करेंगे, उन्होंने कंडीशन रखा था इसमें. तो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको निकाला गया था, बट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके पर क्या बोलते, कोई भी, हाँ, गांधी जी की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ इनको निकालना चाहिए. एंड 23 मार्च 1931 को इनको फांसी सजा दी गई थी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग. एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे सॉन्डर्स हम लोग बार बार जानते हैं सॉन्डर्स क्या है. तो सॉन्डर्स बाय मिस्टेकन क्लियर किया गया था, मतलब मारा गया था आपको सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के थ्रू. रियल क्या था कि एस्कॉट थे. स्कॉट होता क्या है कि अराउंड लाला लाजपत राय, आप जानते हो, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है इनको, लाला लाजपत राय. तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं जो कि पंजाब के रीजन्स में, नॉर्थ वेस्ट के रीजन्स में ये प्रॉपर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चलाते हैं. तो 1928 में क्या होता है कि कुछ लाठी चार्ज की वजह से इनकी मौत हो जाती है. और इसके जो मेन जो इंस्पेक्टर होते हैं वो स्काउट होते हैं. तो इस भगत सिंह और इनकी जो भी थे लीडर्स इनके साथ में काम करते थे, उन्होंने सोचा कि अब मैं इसका बदला लूँगा वाया किलिंग द स्कॉट, बट बाय मिस्टेक दे किल द सॉन्डर्स. तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न. आप जानते होंगे एक और नाम है 1908 का, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, उसमें भी बाय मिस्टेक वो वहाँ के मुजफ्फरपुर के कह सकते हैं जज को मारना था, बट जो कि बहुत बायस्ड होता है अपने डिसीजंस में लेकर के, हर डिसीजंस में अपने वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता था और हमेशा जो इंडियंस को आपस में कह सकते हैं कि सेडिशियस चार्ज लगा करके, डिफरेंट एक्ट्स लगा करके उन्हें जेल बंद करता था. लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की क्या हुआ कि उसमें भी बाय मिस्टेक उन्होंने जिस काट में जो चल रहे थे उसमें सबसे आगे में थे वो जज, बाय मिस्टेक इन्होंने पीछे वाला जज करके उसमें एक बच्ची और एक लेडी थी, ब्रिटिश लेडी, उनको मार दिया गया था उसमें. उससे होकर के प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली वहाँ पर, और खुदीराम बोस को पकड़ा गया और उनकी फांसी सजा हो गई 1909 में, मार्च मंथ में. सो दीज आर द सब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही कमेंडेबल है, जैसे कह सकते हैं कि. सो आते हैं नेक्स्ट पर. सो हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी. सो देयर वर डिफरेंट सत्याग्रह, 3 individual satyagraha which was held by different leaders in India, and the main reason why Mahatma Gandhi has appointed these type of leaders to be a individual mass movements leaders, so that whatever if Mahatma Gandhi does the work in a proper way, or you can say arrested by the Britishers, these leaders will be accompanying the mass movement and the movement will be goes flowingly. So the thing is who was the third satyagrahi of individual satyagraha? The answer will be Brahmadatta. Let us know who was the first. First was Vinoba Bhave. Done. And second was Jawaharlal Nehru. And third was Brahmadatta. So आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करना कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था उसके तीनों नाम को याद रखना जरूरी है आपको. महात्मा गांधी ने 1940s में स्टार्ट किया था. ठीक है, इसमें पहला नाम विनोबा भावे है. क्वेश्चन देखो इसमें बहुत आ रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा सत्याग्रही कौन कौन रहे हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, वो बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको उसको रिमेंबर करना पड़ेगा. पहला विनोबा भावे है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू है और तीसरा ब्रह्मदत्त है. नेक्स्ट है आपका हु लॉन्च सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक सीक्रेट रेडियो was done because of the you can say intensifying the repressions by the British government during the Quit India movement. Meanwhile हुआ क्या कि अगस्त
9/1942 द कैंपेन वाज स्टार्ट टू क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफिशियली started in India. The Mahatma Gandhi launched the people that to discard, you can say, not to give the taxes, burn the liquors, burn the foreign clothes. ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, लेकिन 9 अगस्त से 11 अगस्त होते होते महात्मा गांधी और कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसको बैन किया गया, उसके लीडर्स को अरेस्ट किया गया और डिफरेंट लोकेशंस में उनको अरेस्ट कर दिया गया। इसमें राजेंद्र प्रसाद हो गए, इसमें आपको महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, बड़े बड़े नेताएं जो कि मास मूवमेंट के एक चेहरे थे, वो सभी अरेस्ट हो चुके थे। तो कुछ लोग थे जिन्होंने वहाँ से इस अरेस्ट से बच करके नेपाल के जंगलों में और डिफरेंट रीजन्स में अंडरग्राउंड होकर के इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाया। हाँ, माना ही 4 दिन नहीं चले, सीक्रेट एक्टिविटी जो थी वो ज़्यादा दिन नहीं चली थी, क्योंकि वो बाय कुछ महीनों बाद ही सब अरेस्ट हो गए थे उसके बाद में। सो जो सीक्रेट रेडियो एक्टिविटीज़ जो है उसमें आपको उषा मेहता जो कि ऑपरेट करती हैं सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टेशन, जो कि आपको बॉम्बे और नासिक में फंक्शन करता था, जो कि ब्रॉडकास्ट करता था कांग्रेस इन्फॉर्मेशंस को। लेकिन अराउंड नवंबर 12, 1942 तक आते आते ये सभी अरेस्ट हो गए थे, कन्फिस्केट हो रखे थे। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको नाम याद की जरूरत है इसमें राम मनोहर लोहिया, जो भी इसी के थे। इसके अलावा इसमें VM खाखर और उषा मेहता, ये सभी सीक्रेट रेडियो एक्टिविटीज़ में साथ में थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। अब तो गांधी जी के एक सपोर्टर और उनके राह पर चलने वाले, जो कि नॉन वायलेंस अहिंसा के पुजारी से कह सकते हो आप, इसको हम मानते हैं कि प्रो गांधी मान लो आप इन्हें, जो कि हैं अब्दुल गफार खान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो बता दूं कि खान अब्दुल गफार खान ऑल्सो नोन एज बच्चा खान एंड वाज ए पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हु कैंपेन टू इन द रूल ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। फॉर दिस महात्मा गांधी ही अर्न द निकनेम कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। डन। सो एक चीज़ और आपको याद करना है, अब्दुल गफार खान ने, इन्होंने एक खुदाई खिदमत कर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, खुदाई खिदमत कर जैसे मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड। ये एक ऐसा, फ्रंटियर गांधी में ऐसा है कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ही मेंटेन करते थे अपनी साइड से, बहुत ही लिबरल एक सोच के इंसान थे अब्दुल गफार खान। सो खुदाई खिदमत कर सर्वेंट ऑफ गॉड मूवमेंट अर्नड हिम हिज सपोर्टर हार्श क्रैकडाउन फ्रॉम द ब्रिटिश राज। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। खुदाई खिदमत कर फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफार, इससे आपको आता ही नहीं कभी भी इसमें कौन कहलाते हैं, किसने स्टार्ट किया था खुदाई खिदमत कर मूवमेंट, अब्दुल गफार खान ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, वेयर वाज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड। अब देखो बहुत सारे इसमें बस से आंसर देंगे झांसी में इनकी मौत हुई थी, बट ऐसा नहीं है। इनकी जो मौत हुई थी झांसी की रानी जी की, वो हुई थी ग्वालियर में। कैसे हुई थी, कब हुई थी, जान लो आप। सर ह्यू ग्रोव्स, आपको 1857 में होता क्या है कि जब जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग झांसी की रानी अब के जो एडॉप्टेड चाइल्ड थे वो अंडर द ब्रिटिश रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ही वॉज नॉट कंसिडर्ड बीइंग ए हायर ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई रूलिंग रूलर्स। इससे क्या होता है, सर ह्यू ग्रोव्स इनको बोलते हैं कि नहीं, आप अपना जो भी साम्राज्य जो भी है आपका डायनेस्टीज, वो आप हमें सौंप दो और यू विल बी अंडर आवर पेंशन सिस्टम। लेकिन झांसी की रानी इसका प्रॉपर विरोध करती हैं। इसी में क्या होता है कि अराउंड 2 हफ्ते तक की लड़ाई होती है जब सर ह्यू इसको कैप्चर करने आते हैं झांसी के जो किले को, और रानी लक्ष्मीबाई क्या करती हैं कि अपने बच्चे को अपने पीठ पे बांध करके वहाँ से निकल जाती हैं, भाग जाती हैं, और सर ह्यू ग्रोव्स इसे कैप्चर कर लेते हैं झांसी के फोर्ट को। अब क्या होता है कि झांसी की रानी विद द हेल्प ऑफ तांत्या तोप, ग्वालियर के एक कह सकते हैं ऐसे रूलर जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर पे पेंशनर्स पे काम रहते थे, तो उसको हरा करके उसके फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं वो। ठीक है, अब क्या होता है कि वो ग्वालियर से रूल करती हैं और जो 1857 का जो चल रहा है रिवोल्ट उसको ज्वाइन करती हैं ग्वालियर से ही वो, विद द हेल्प ऑफ तांत्या तोप।
तब इसमें क्या होता है, तांतिया तोप और रानी लक्ष्मीबाई और अंडर सर ह्यूग रोज एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई प्रॉपर एक सोल्जर का ड्रेस पहन करके मैदान में आकर के लड़ती हैं। तो 18 जून 1958, 23 साल की एज में ये रानी लक्ष्मीबाई युद्ध मैदान में ही शहीद हो जाती हैं। और ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम एज में लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी ज़मीन पर जान दे दिया इन्होंने। ये सकते हो कि जो कहाँ मरी थी, ग्वालियर में मरी थी, तो ये झांसी में नहीं मरी थी। तो आपको इतना याद रखना है, रानी और झांसी हैज़ बीन डाइड एट ग्वालियर। ठीक है, कौन थे इंस्पेक्टर वहाँ के, कौन जो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, वो सर ह्यूग रोज थे। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट है आपका, हु हैज़ सेड अबाउट द बंगाल पार्टीशंस द पार्टीशन अनाउंसमेंट फील लाइक ए बॉम्ब। अब देखो इस टाइप के ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपको, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चंस जो होते हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होते हैं कि आपको ये नहीं पता चलता है कि हमने इतना डीप पढ़ा नहीं होता है कि हाँ स्टेटमेंट क्या है नहीं है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा टैली अप करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट क्रोनोलॉजी में काम कर रहा है। अब वो पार्टीशन पूछ रहा है, तो या तो पार्टीशन आपको इंडिया पाकिस्तान का होगा, 1940s के बाद में जब मुस्लिम लीग अपना डिमांड करती है अपना सेपरेट नेशंस का, तो पार्टीशन उसमें डिमांड करती हैं। अब नोटिस करना है, इंडिया पाकिस्तान का जो शुरुआत की जो वर्ड होती है वो सेपरेट डोमिनियन स्टेटस होता है, सेपरेट एक रीज़न देने का होता है। वहाँ पार्टीशन की कोई बात ही नहीं है। पार्टीशन का बात सब स्टार्ट होती है जब आपको पिप्स मिशंस लेके आते हैं, वेबर्स प्लान के बाद आपको कैबिनेट मिशन आता है, तब स्टार्ट होता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। तो मतलब इसमें से देखो आप नोटिस करो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास तो आपको होगा ही नहीं, क्योंकि बंगाल पार्टीशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बंगाल पार्टीशन के टाइम में चित्तरंजन दास है ही नहीं। ठीक है, आते हैं बिपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो बिपिन चंद्र पाल जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलते हैं उतना। तो बचा गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, वो उतना स्टेटमेंट वाइज थे अच्छी खासे, बट इनको हम यहाँ से इसका आंसर बता दूँ क्या होगा। इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, होता है क्या है कि लॉर्ड कर्जन इन 1905, जो कि वाइसरॉय होते हैं इंडिया के, सो बाय द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन डेटेड फ्रॉम जुलाई 1905 had announced the partition of Bengal presidency with so-called territorial reorganization of Bengal presidency. So mainly because of the reason, यहाँ पर हम वहाँ क्या होता है कि मेन रीज़न दिया जाता है थ्रू द लॉर्ड कर्जन दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द administrative policies, because of the Bengal region is too big to handle out. But the main reason of that is Hindu-Muslim disunity because of changing the basic religion. One of the eastern and one of the western Bengal will be for the Hindu population and the eastern Bengal will be for the Muslim population. The main reason was to bifurcate between the Hindu and Muslim population. So and eastern Bengal and Dhaka were the Muslim areas which are populated with. So Sir Bamfield Fuller as its Lieutenant General for the Dhaka. So Curzon's ill-conceived divide and rule policy to be implemented by the authorities of the British Raj shocked the public conscience, as Surendranath Banerjee wrote, the announcement of the partition announcement fell like a bombshell upon an astonished public. We felt that we had been insulted, humiliated and pricked. Curzon's decision to partition Bengal evoked protest across the country and caused a great political turmoil. And so-called Lord Curzon went ahead with the decision on October 16. Resolution कब आया था? 19 तारीख को, October 16, 1905 को ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया सेटल फैक्ट के साथ में। इतना आपको याद रखना है स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का मैं प्रॉपर कल से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बीपीएससी का भी और अदर एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो। घुमा फिरा क्वेश्चन ये आता ही है, किसने माइकल ओडायर को, जनरल डायर को किसने किल किया था। ठीक है, तो देखो सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को किल किया था।
तो सरदार उधम सिंह कौन है? सरदार उधम सिंह was an Indian revolutionary associated with Gadar party and also known for the killer of a Michael O'Dwyer. कब मारा था इनको? इनको मारा था मार्च 13, 1940. कहाँ मारा था? And who was Michael O'Dwyer? Michael O'Dwyer was the Lieutenant General of Punjab when the Jallianwala massacre held. Meanwhile, it is want to say that Michael O'Dwyer जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे जब आपको जालियांवाला बाग मैसेकर हुए थे, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो देखो होता है कि यहाँ कन्फ्यूज़न ना कि जनरल डायर और माइकल ओडायर में कन्फ्यूजन होता है। माइकल ओडायर थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, और जो जनरल डायर थे वो ऑन स्पॉट वहाँ के ऑफिसर थे जो लीड कर रहे थे उस पूरे फायरिंग वाले रीजन्स को। तो जनरल डायर ने क्या किया कि ओपन फायर किया विदाउट अल्टीमेटम टू द मासेस। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये था कि हाँ आप एक्शन ले सकते हो ये आदेश दिया जनरल डायर को, लेकिन इस चीज़ का एक्शन नहीं था कि हाँ मतलब इतने लोगों को एक बार में मार दो आप। तो ये सब चीज़ें थी जिसमें आपको उधम सिंह ने बाय मिस्टेक डॉयर समझ करके लेफ्टिनेंट जनरल को मारा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बरदौली सत्याग्रह। सो द बरदौली सत्याग्रह टुक प्लेस इन गुजरात, ये गुजरात में पड़ता है आपको। कब हुआ था? इन 1928 जून मंथ during the Indian freedom struggle. So it was a peasant movement. It was a peasant movement which was started and led by the Vallabhbhai Patel, our Iron Man of India. And one of the most important thing that Sardar, you also know that Vallabhbhai Patel, also known as Sardar Vallabhbhai Patel. So who gave the title of Sardar to the Vallabhbhai Patel? The women who were participating in the Bardoli Satyagraha had given the title of Sardar to honor the Vallabhbhai Patel, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो महिलाएं पार्टिसिपेट करी थी पीजेंट मूवमेंट में बरदौली सत्याग्रह में, उन्होंने सरदार जो टाइटल है वो वल्लभ भाई पटेल को दिया था इन द ऑनर ऑफ देम। तो इतना आपको याद रखना है। अब ये याद रखोगे हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ए कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946। तो देखो कैबिनेट मिशन में आता है फरवरी 1946 को आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। उसके कौन कौन रहते हैं? पहला रहता है पैथिक लॉरेंस, दूसरा होता है आपको स्टैफोर्ड किप्स जो कि पहले भी आए थे 1942 में किप्स मिशन लेकर के, और तीसरा होता है एवी अलेक्जेंडर। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों आए थे अपना कैबिनेट मिशन लेकर के। तो अब यहाँ आप नोटिस करो सर क्रिप्स तो होंगे, रामसे मैक्रोनेन नहीं हो सकते, एवी अलेक्जेंडर भी हैं और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी हैं। तो आंसर होगा नॉट, मतलब कौन से मेंबर नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट, सो इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस। तो गांधी इरविन जो पैक्ट था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में, ठीक है। सो बिफोर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन ऑन मार्च 5, 1931 negotiations were held and agreement was signed between the Lord Irwin and Gandhi ji. So this political agreement is popularly known as Gandhi-Irwin Pact, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। So in which session the Indian National Congress passed complete independence resolutions. तो देखो क्या होता है कि 1929 लाहौर सेशन, जो कि इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इसको लीडरशिप देते हैं। और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास होता है रिगार्डिंग द पूर्ण स्वराज, इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कब हुआ था? 1929 लाहौर एडी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड इसमें कांग्रेस का मैनिफेस्टो यही था, पूर्ण स्वराज या जी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, इस पर बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं सुभाष चंद्र बोस पर, इसका मैं अलग से टॉपिक लेके आऊँगा पढ़ाने में कि सुभाष चंद्र बोस पर आपको इनके आईएनए के रिगार्डिंग, इनके फॉरवर्ड ब्लॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रखे हैं,
इसके अलावा कौन कौन एसोसिएट से जुड़े हुए थे उनके बारे में क्वेश्चन आ रखे हैं। INA इसमें से यहाँ फिलहाल क्वेश्चन पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस रिनेम्ड निकोबार आइलैंड एज सो होता है क्या है कि जो सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द इंडियन फ्लैग नेशनल फ्लैग एट जिमखाना ग्राउंड इन पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपको भी फिलहाल कहाँ है, वो अंडमान आइलैंड्स में है। कब कराते हैं ये 1943 में दिसंबर 30 दिसंबर को होता है ये। सो सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग एट जिमखाना ग्राउंड इन पोर्ट ब्लेयर in 30 December 1943. So there he defeated the British with the help of Japanese. Because उस टाइम क्या होता है कि World War II हो रही थी, तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अलाइज जिसे कहते हैं ब्रिटिशर्स का जो एक ग्रुप होता है, इसमें USSR भी था, रसिया भी था, तो उसमें और जो हमारे अलग थे जर्मनी फ्रांस ये सब जो थे, इनके साथ जो युद्ध हुआ, जापान थे एक साइड में, तो उसमें क्या होता है कि जापानीज़ का हेल्प लेते हैं सुभाष चंद्र बोस, हिटलर से जाके मिलते हैं, सिंगापुर भी जाते हैं, उसके बाद जापान भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये अपना कैप्चर करते हैं आइलैंड को, निकोबार का, तो उसका नाम चेंज रखते हैं हमारा स्वराज आइलैंड। और अंडमान का नाम क्या था, अंडमान आइलैंड का नाम था शहीद आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट। सो इन विच ईयर द चौरी चौरा वेयर द February 1922 एड ए पुलिस स्टेशन वाज सेट ऑन फायर। अब देखो क्या होता है कि लाठी चार्ज के एवज में चौरी चौरा में, जो चौरी चौरा एक यूपी में जगह है, इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत सारे। लाइक चौरी चौरा में कुछ इंसिडेंट हुआ था कि हिमालयन बर्डन एक वर्ड आया था जो कि महात्मा गांधी ने लिया था कि मेरा सबसे बड़ा नॉन कोऑपरेशन का सबसे बड़ा हिमालयन बर्डन, मतलब एक कह सकते हैं पहाड़ गिर गया मेरे पर। वो चौरी चौरा का इंसिडेंट था जहाँ पर लोगों ने जिंदा जलाया था ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स को जो कि पुलिस स्टेशन में तैनात थे, क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज की थी। ठीक है, तो फरवरी 1922 में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है, ये होता है कि इन अर्ली 1920s इंडियंस लेड बाय द महात्मा गांधी वर इंगेज्ड इन द नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM यूजिंग ए नॉन वायलेंट मेथड्स। कोई इसमें अहिंसा, मतलब हिंसा की बात नहीं थी, बट ये सडन एक क्रैकडाउन हुआ था चौरी चौरा का, क्योंकि वहाँ से क्या हुआ, लाठीचार्ज हुई। उसके आक्रोश में, लाठीचार्ज में क्या होता है कि कुछ लोग मर जाते हैं, उसके आक्रोश में ये लोग चढ़ जाते हैं इनके पुलिस स्टेशन पे और उसको आग लगा देते हैं। उसमें अराउंड 8 से 10 ऑफिसर्स मर जाते हैं उसमें, जो ब्रिटिशर्स के होते हैं। तो उसी के बाद चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको होल्ड कर दिया जाता है, उसे प्रॉपर डिमोलिश किया जाता है कि नहीं, अब हमें NCM नहीं करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट नहीं करना। इस पर भी बहुत ही हंगामा होता है, इससे हम डीप नहीं जाएंगे इसमें। बाकी इसके बाद ही आपको चौरी चौरा पड़ता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक अपडेट बता दूं, इसमें चौरी चौरा में आपको 22 जवान मरे थे जब जलाया गया था उनके पुलिस स्टेशन को, तो पुलिस स्टेशन में अराउंड 22 जवान जिंदा जलाए गए थे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट। सो इतना है आपको ये क्वेश्चन जो भी थे, ये 67th BPSC के पी के प्रीवियस ईयर थे। बाकी हम नेक्स्ट जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।